और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और विद्युत आवेश से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक बताएंगे हम। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ठीक तरीके से समझिएगा, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो इस चैप्टर में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो समझने में आपको कठिनाई होगी। तो आइए देखते हैं कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है। मान लीजिए ये एक पदार्थ है, तो पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस पदार्थ का ये हमारे पास एक परमाणु हो गया। अब परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो है वो ऋणात्मक चिन्ह होता है, अर्थात ये ऋण आवेशित होता है। और प्रोटॉन पे जो है ये धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बाहर जो ये वाह्यतम कक्षाएं होती हैं इनमें घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वाह्यतम कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। अर्थात देखिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है 8, मतलब कि हमारे पास हो गया 8p। तो अगर इसके पास प्रोटॉन की संख्या 8 है, जिसपे कि धनात्मक चिन्ह होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही होगी। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 8 ही होगी। तो अर्थात यहाँ पे धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। प्रोटॉन धनात्मक है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक है। तो एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश होने के कारण परमाणु जो है वो उदासीन होता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और विद्युत आवेश से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक बताएंगे हम। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ठीक तरीके से समझिएगा, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो इस चैप्टर में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो समझने में आपको कठिनाई होगी। तो आइए देखते हैं कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है। मान लीजिए ये एक पदार्थ है, तो पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस पदार्थ का ये हमारे पास एक परमाणु हो गया। अब परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो है वो ऋणात्मक चिन्ह होता है, अर्थात ये ऋण आवेशित होता है। और प्रोटॉन पे जो है ये धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बाहर जो ये वाह्यतम कक्षाएं होती हैं इनमें घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वाह्यतम कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। अर्थात देखिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है 8, मतलब कि हमारे पास हो गया
8p। तो अगर इसके पास प्रोटॉन की संख्या 8 है जिसपे कि धनात्मक चिन्ह होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही होगी। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 8 ही होगी। तो अर्थात यहाँ पे धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। प्रोटॉन धनात्मक है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक है। तो एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश होने के कारण परमाणु जो है वो उदासीन होता है। क्लियर है? तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे हमने यहाँ पे नोट में लिखा है कि वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। सभी कोई जानते हैं कि परमाणु में 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन वस्तु के आवेशित होने के लिए सिर्फ ही इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। ऐसा इसलिए होता है, आइए देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में है और नाभिक में होने के कारण ये बहुत अधिक बल से बंधे होते हैं। इन्हें परमाणु में से आसानी से निकालना संभव नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो वायतम कक्षाओं में है, तो इन्हें आसानी से परमाणु से निकाला भी जा सकता है और फिर परमाणु में शेयर भी किया जा सकता है। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ उत्तरदायी होते हैं वस्तु के आवेशित होने के लिए, प्रोटॉन नहीं होते हैं। अब देखिए, हमें समझना ये है कि कब वस्तु धन आवेशित होती है और कब वस्तु ऋण आवेशित होती है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है। तो इतना तो हम समझ गए हैं कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही भूमिका लेगी अगर इसको हमें आवेशित करना है। तो चाहे धन आवेशित करें या फिर ऋण आवेशित करें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही भूमिका लेगी। अब देखिए, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉन जो है वो 8 हैं। तो 8 अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, अब देखिए, जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है किसी और को, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी और को देता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 में से 1 जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास 7 हो जाएगी। माफ कीजिएगा, 8 में से 1 जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास संख्या इसके पास 7 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो गई और प्रोटॉन की संख्या 8 है। मतलब इसके पास धन आवेश 1 ज़्यादा है। तो देखिए, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब इस पे धन आवेश ज़्यादा हो रहा है। मतलब जब ये दे रहा है तो इसके पास धन आवेश बच रहा है, मतलब धन आवेश ज़्यादा हो रहा है तो इस पे धन आवेशित होगा। वैसा ही एक बार फिर से समझिए इसको। देखिए, इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 है, प्रोटॉन भी 8 है। ठीक है, अगर ये किसी दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके पास 8 और प्लस 1 बराबर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8 है। प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स रहेगी ना, क्योंकि ये तो शेयर में भाग ले ही नहीं रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या इसकी 8 है। तो अब देखिए, जब ये 1 ले रहा है तो इस पे कौन सा आवेश ज़्यादा होगा? इसके पास ऋण आवेश ज़्यादा होगा। ऋण आवेश की संख्या हो जाएगी 9 और धन आवेश की संख्या कितनी रहेगी? 8। ठीक है, तो जब ये ले रहा है तो इसके पास ऋण आवेश की संख्या ज़्यादा हो रही है और जब दे रहा है तो धन आवेश की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो इससे आप समझिए, देखिए यहाँ पे डिटेल्स में लिखे हैं कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि जब किसी परमाणु में 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वह विद्युत रूप से धन आवेशित हो जाता है। अतः एक धन आवेशित पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, वैसे ही जब कोई परमाणु 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब लेता है, तब उस पर ऋण आवेश होता है। अतः
एक ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि वस्तु को आवेशित करने की विधियां क्या होती है, मतलब कि कौन कौन सी विधि से हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसका प्रथम है घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। 2 नंबर है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। और 3 नंबर है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। इसको हम पहले भी समझा चुके हैं आप लोगों को कि मान लीजिए अगर ये कोई कंघी हो गया और ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो अगर आप इस कंघी को डायरेक्टली इन कागज के टुकड़ों के पास लाइएगा तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस कंघी को आप अपने बालों में रगड़ के और इस कागज के पास लेके आइएगा तो क्या होगा कि ये कागज के जो टुकड़े हैं वो कंघी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं तो वो घर्षण के कारण इस पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, कंघी जो है वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो घर्षण के द्वारा आवेशन आपने समझा। देखिए इसमें डिफिनेशन में मैंने लिखवाया है 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं चालन यानी स्पर्श द्वारा आवेशन। तो देखिए चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 2 वस्तु है। ठीक है, आपके पास 2 वस्तु हैं, तो एक में आवेश है, एक पे आवेश है और दूसरा अनावेशित है। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि जब आप इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाइएगा, मतलब जब दोनों को एक दूसरे से संपर्क कराइएगा, स्पर्श कराइएगा, तो ये अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। और इसकी प्रकृति जो होगी वो जो आवेश इस पे होगा वही आवेश इस पे भी होगा। मतलब अगर इस पे धनात्मक आवेश है तो इस पे भी धनात्मक आवेश होगा, और अगर इस पे ऋणात्मक आवेश है तो इस पे भी ऋणात्मक आवेश होगा। तो इसी चीज को हमने डिफिनेशन में भी लिख दिया है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन में मतलब हमें कि वस्तु को बिना स्पर्श किए उसे आवेशित करना है। ठीक है, तो ये कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारा कोई एक वस्तु है। ठीक है, तो वस्तु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है समान मात्रा में होंगे, लेकिन इसे बिना स्पर्श किए अगर इसे आवेशित करना है तो हम करते क्या हैं कि इस वस्तु के समीप में एक आवेशित वस्तु को लाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इस वस्तु के समीप में ये एक आवेशित वस्तु लाए हैं जिसपे कि ऋण आवेश है। ठीक है, तो जब इस ऋण आवेशित वस्तु को हम इस वस्तु के समीप लाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जितने भी धन आवेश होते हैं वो ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि विपरीत प्रकृति के होने के कारण अगर हम यहाँ पर ऋण आवेश लेके आएंगे तो धन आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा और ऋण आवेश जो है इससे दूर जाएगा। तो यहाँ पे धन आवेश आकर्षित होकर ऋण आवेश के पास आता है और ऋण आवेश यहाँ पे इससे दूर हट जाता है। ठीक है, तो इस तरह धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग भागों में बट जाते हैं। तो अगर हमें, लेकिन ये तभी तक होता है जब तक हम इस आवेशित वस्तु को यहाँ पे रखे रहते हैं। इसको फिर हम हटा लेंगे तो ये प्रक्रिया नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसको इस स्थिति में आने के बाद हम करते क्या हैं कि इसमें एक अर्थ जोड़ देते हैं। ठीक है, और अर्थ के सहायता से जो ये ऋण आवेश हैं, ये ऋण आवेश धरती में चले जाते हैं।